जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 11th के रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 4 रासायनिक बंध और आणविक संरचना पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत पिछले पार्ट में हम लोगों ने आयनिक बंध के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं और पूरे स्टेप को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध होता क्या है, पहले ये जानते हैं। जब परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके संयोग करते हैं तब उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, तथा ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध होता क्या है? सहसंयोजक बंध में कोई भी परमाणु जो आपस में जुड़ता है वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। यदि एक परमाणु एक देता है तो दूसरा भी एक देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आयनिक बंध की तरह कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और एक क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी संयोजकता 1 होती है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या कर रहे हैं कि अपने बाहरी कोश के जो 7वें कोश वाले इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ पर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं और यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगा जब मैं इसके प्रकार के बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु जो कि 2 परमाणु हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं और साझा करके सहसंयोजक बंध बनाया है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है। अब यदि जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है यानी कि साझा किए गए जो युग्म इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब भी वो साझा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध, जिसे इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और इनमें क्रमशः 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ों में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई तो एक जोड़ा तो बनेगा ही, इसलिए यहाँ पर हमेशा जोड़ों में बात होगी, ये बात याद रखिएगा। तो कैसे एकल बंध होते हैं, द्विक बंध होते हैं, त्रिक बंध होते हैं, आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने Cl2 के बारे में देखा, Cl2 के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, आइए इसको समझते हैं कि कैसे Cl2 का स्ट्रक्चर बनता है। तो यदि हम बात करें क्लोरीन की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश में आपके होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता है 1। अब यहाँ पर 2 अणु हैं, क्योंकि Cl2 की बात हो रही है तो दोनों को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, ये दोनों अपने बाहरी कोश के एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड को हमेशा हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की और हम बात करते हैं O2 की। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके K कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में होते हैं 6। तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में क्या कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। तो इनके 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की वजह से यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम 2 रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप जैसा कि ऑक्सीजन के बीच में 2 सीधी रेखा देख रहे हैं, यही है डबल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पर बनता है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे N2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में होंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम 3 रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि आप 2 नाइट्रोजन अणुओं के बीच में आप ट्रिपल लाइन देख सकते हैं। आइए सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात करें CH4 की, तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता होगी 4, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता होगी 1। तो सभी हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के बाहरी कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, और ये जुड़कर आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी कि मेथन में आप देखेंगे तो 4 आपको एकल बंध दिखाई देंगे और चारों एकल बंध कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनते हैं, जैसा कि इमेज में आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो ये थी आपकी मेथेन की संरचना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की, जिसका फार्मूला होता है NH3। तो यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में अभी हम लोगों ने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसे कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं पाँचों इलेक्ट्रॉन को। तो आप ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 3 है, तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर एकल बंध बना लेता है। तो इस तरह हम अमोनिया के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर और हम बात करते हैं HNO की संरचना के बारे में। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल करें तो इनके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में हम सभी जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, 1 हाइड्रोजन के साथ। वहीं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए यह नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो वो नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हम HNO की संरचना बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण और उनकी संरचना के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध से बने हुए जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस, द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। यानी कि अगर हम इनकी अवस्था के बारे में बात करें, जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं तो ये प्रायः गैस और द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और यदि अगर ठोस रूप में भी पाए जाते हैं तो ये वाष्पशील रहते हैं, यानी कि बहुत जल्द ही गैस के रूप में बदल जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक कम होते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी द्रव या गैस होते हैं उनके जो क्वथनांक होते हैं और द्रवणांक होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके द्रवणांक और क्वथनांक कम होते हैं। अगला गुण है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जल पढ़ा, CO2 पढ़ा, HNO पढ़ा, तो ये जितने भी होते हैं सहसंयोजक यौगिक सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा गुण है ये जल में प्रायः अविलेय, किंतु जितने भी कार्बनिक विलायक हैं जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलेय होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो कि सहसंयोजक यौगिक हैं और जल में विलेय होते हैं, जैसे कि HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, अमोनिया है, ये सभी सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में विलेय होते हैं। बढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक के अगले और लास्ट गुण की ओर। सहसंयोजक यौगिक की प्रकृति दिशात्मक होती है, यानी कि जो इनका अरेंजमेंट होता है वो दिशात्मक होता है। तो दिशात्मक अरेंजमेंट क्या होता है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वे प्रायः गैस और द्रव रूप में पाए जाते हैं। इनके द्रवणांक और क्वथनांक कम होते हैं, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। वही बात करें ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे करंट होकर नहीं गुजरता, और ये जल में प्रायः अविलेय, परंतु जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सबों में विलेय होते हैं। परंतु कुछ ऐसे सहसंयोजक यौगिक होते हैं जैसे कि HCl, अमोनिया, ये सभी जल में विलेय होते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि सहसंयोजक यौगिकों की जो प्रकृति होती है वो दिशात्मक होती है, यानी कि मैंने बताया था इनका जो अरेंजमेंट होता है एक पैरेलल
रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम सहसंयोजक यौगिकों के जितने भी उदाहरण हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।